हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी एटा। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोएट्स एंड पैनकेक्स चैप्टर का पार्ट 2। गाइस पार्ट 1 में आपने देखा कि सुब्बू के बहुत सारे दुश्मन हैं क्योंकि वो अच्छा इंसान है, फिर भी उसके दुश्मन हैं। फर्स्ट दुश्मन उसका है ऑफिस बॉय। अब सुब्बू का मेन काम था स्टोरी डिपार्टमेंट में, बट वो बॉस का बहुत ज्यादा खास था, तो ये नॉर्मल बात है कि वो हमेशा बॉस के साथ रहता था। बट जो स्टोरी डिपार्टमेंट है उसमें सुब्बू के साथ साथ एक लॉयर था, राइटर था, पोएट्स थे, ये सारे लोग इंक्लूड थे। अब एक लॉयर का काम होता है लीगल एडवाइस देना, बट जिमनी स्टूडियो का लॉयर सारे काम उल्टे किया करता था। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक हीरोइन स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रही थी कि तभी वो बहुत तेजी से चीखने लगती है। क्योंकि वो एक छोटे गांव से आई हुई थी और बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, तो वो इतने ज़्यादा क्राउड को, इतने ज़्यादा प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी शायद, इसलिए वो चीखने लगी थी। इसी बीच लॉयर ने क्या किया, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और जैसे ही वो हीरोइन शांत हुई, एक्ट्रेस शांत हुई, आकर बैठी, तो लॉयर ने उस एक्ट्रेस से कहा कि आप 1 मिनट निकालकर इस वीडियो को देख सकती हैं। उस एक्ट्रेस ने जब वो वीडियो देखा तो उसने देखा कि वो बहुत ज़्यादा चीख रही है। इस चीज़ को देखकर वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई और शॉक में चली गई। वो ऐसी शॉक में गई कि दोबारा वो अपने एक्टिंग के कैरियर को बरकरार नहीं रख पाई और दोबारा वो एक्टिंग नहीं कर पाई। और गाइस इसी पॉइंट पर उस एक्ट्रेस की लाइफ का फुल स्टॉप लग गया। और गाइस आप देख सकते हैं कि एक लीगल एडवाइजर के चक्कर में एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस का जो लाइफ था, करियर था, वो फिनिश हो चुका था। वैसे तो स्टोरी डिपार्टमेंट के लोग खादी पहनते थे और एक गमछा जैसा डालते थे, बट जो लॉयर था यानी लीगल एडवाइजर था वो एक पैंट शर्ट टाई पहनता था और कभी कभी तो वो कोट पहनकर भी आ जाया करता था। क्योंकि उस लीगल एडवाइजर का काम स्टोरी डिपार्टमेंट में था और स्टोरी डिपार्टमेंट में जितने भी लोग थे वो अपने इमोशन या चीज़ों को लिखा करते थे, बट जो लीगल एडवाइजर था वो फैक्ट दिया करता था। उसका काम एकदम से अपोजिट था। एक लॉयर हमेशा लॉ को एक्सप्लेन करता है और ट्रुथ बोलता है, बट वहीं पर पोएट्स और राइटर्स इमेजिनेशन में जाकर पोयम और स्टोरीज को लिखते हैं। अब इस सब से आप समझ ही गए होंगे कि लॉयर और राइटर का काम बिल्कुल अलग था, फिर भी वो एक ही डिपार्टमेंट में रहते थे। तो ऑथर कहते हैं कि ऐसा लगता था कि स्टोरी डिपार्टमेंट में गांधीज और खादीज के बीच में एक नॉर्मल सा इंसान आकर खड़ा हो गया हो। आपको पता है एक बार उस लॉयर को भी फिल्म प्रोड्यूस करने का चांस मिला था, बट वो फिल्म एकदम फ्लॉप हो गई थी। और शायद पहली बार हिस्ट्री में हुआ होगा कि जब राइटर और पोएट्स अपने घर चले जाते हैं या फिर उनकी जॉब खोती है, तो साथ ही साथ एक लॉयर की भी यानी लीगल एडवाइजर की भी जॉब चली जाती है। ऑथर बताते हैं कि जिमनी स्टूडियो और राइटर और पोएट्स की फेवरेट जगह रहती थी। और पता है क्यों? क्योंकि वहाँ का मेस बहुत ज्यादा अच्छा खाना देता था और वहाँ की जो कॉफी थी ना वो तो एकदम लाजवाब थी। तो उस टाइम के बहुत ज्यादा फेमस और नए नए राइटर्स और पोएट्स वहाँ आया करते थे। फॉर एग्जाम्पल संगू सुब्रमण्यम, एसडीएस योगेश, कृष्ण शास्त्री, हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये सारे लोग वहाँ आते थे। और ऑथर ये भी बताते हैं कि वहाँ पर जो ऑफिस बॉय था और कुछ क्लर्क थे, उनको छोड़कर बहुत खुश रहते थे लोग। मतलब वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बस उस ऑफिस बॉय को छोड़कर और कुछ क्लर्क लोग थे जो खुश नहीं रहते थे। और कहीं ना कहीं आप लोग भी मानते होंगे कि पोइट्री या स्टोरी लिखने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक बड़ा रोल प्ले करता है। अधिकतर लोग जो जिमनी स्टूडियो में काम करते थे वो खादी पहनते थे और गांधी जी को वर्शिप किया करते थे। और वो लोग गांधी जी के नक्शे कदम पर ही चलते थे। जो स्टूडियो के लोग थे वो कम्युनिस्ट से हेट करते थे। उनका मानना ये था कि वो इनोसेंट लोगों के बीच में रहकर वायलेंस को फैलाते हैं। इन कम्युनिस्ट की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, एंड ना वो अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, ना उनकी माँ को अपना मानते हैं और ना पिता को। उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता, वो अपनी धुन में होते हैं। ऐसा जिमनी स्टूडियो के लोगों का मानना था। और ये जो सोच थी वो उस टाइम पूरे साउथ इंडिया में फैली हुई थी। इसके बाद फ्रेंच बचपन के मॉरल गवर्नमेंट आर्मी थी ना, वो मद्रास में 1952 में आई थी, जिसमें 200 सोल्जर्स थे जो कि काफ़ी स्ट्रांग थे। बट लोगों का मानना था कि ये एक इंटरनेशनल सर्कस ग्रुप है
अब सर्कस ग्रुप का मतलब तो होता है उसे पूरे तरीके से सर्कस आना चाहिए, बट उन लोगों को ना तो झूला झूलना, मतलब जो लटकती रहती है ना सर्कस में लड़कियां, ना वो करना आता था और ना ही एनिमल्स से अच्छी दोस्ती थी उनकी एनिमल्स से मुलाकात तभी होती थी जब वो डिनर टेबल पर जाते थे। मतलब वो लोग केवल एनिमल्स को खाने में विश्वास रखते थे। तो आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो एक सर्कस ग्रुप है। जिमनी स्टूडियो के लोगों ने उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया था और उन लोगों के 2 प्ले थे जिसका नाम था जोथम वैली और दूसरे का था द फॉरगेट फैक्टर। उन्होंने इस प्ले को मद्रास के सेवरल प्लेसेस में जाकर परफॉर्म किया था। गाइस, जिमनी स्टूडियो 600 लोगों की फैमिली थी। इसमें 600 लोग काम करते थे और उन सभी लोगों ने इन प्ले को बार बार देख रखा था। ये प्ले बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं थे, ये बहुत ज्यादा सिंपल प्ले थे। बट एक खास बात थी कि इनका जो स्टेज रहता था वो बहुत ज्यादा यूनिक रहता था एंड इनके जो कॉस्ट्यूम थे वो बहुत ज्यादा हाई फाई और अच्छे कपड़े के होते थे। अब जो मद्रास और तमिल ड्रामा के कम्युनिटीज थे वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे इनके प्ले को देखकर और बहुत सालों तक तमिल और मद्रास भाषा में इनको कॉपी किया गया और इन प्ले को किया जाता रहा। एंड गाइस, काफी टाइम बाद हमारे पोएट को पता चलता है, मतलब ऑथर को पता चलता है कि जो MRA यानी मॉरल रिआर्मेंट आर्मी के लोग हैं वो एक काउंटर मूवमेंट चला रहे हैं जो कि अगेंस्ट द इंटरनेशनल कम्युनिज्म, मतलब कम्युनिज्म के खिलाफ। इसीलिए हो सकता है जिमनी स्टूडियो के बॉस मिस्टर वासन ने इन लोगों के साथ हाथ मिलाया होगा और शायद इसीलिए जिमनी स्टूडियो के लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया एंड इतने ज्यादा अच्छे तरीके से इनका वेलकम किया था। अब ऑथर बताते हैं कि कुछ टाइम बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन आने वाला था फिर से जिमनी स्टूडियो में। बहुत सारी अफवाहें उड़ने लगी। कुछ लोग कह रहे थे बहुत ज्यादा फेमस पोएट होगा, कुछ कह रहे थे कि बहुत ज्यादा फेमस राइटर होगा। और क्योंकि जिमनी स्टूडियो के बॉस मिस्टर वासन एक एडिटर हैं, तो शायद वो दूसरे एडिटर का वेलकम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। और फाइनली जिमनी स्टूडियो में वो मैन आता है। वो बहुत ज्यादा टॉल था एंड बहुत ज्यादा सीरियस था। मिस्टर वासन लंबी चौड़ी स्पीच देते हैं उस पर्सन को लेकर, बट मिस्टर वासन की स्पीच सुनने के बाद ऐसा लग नहीं रहा था कि वो उसके बारे में कुछ ज्यादा जानते होंगे। पर्सनली तो वो कुछ भी नहीं जानते थे, क्योंकि स्पीच से पता चल जाता है कि इंसान कितना जानता है उसके बारे में। वो इंसान एक्चुअली में एक पोएट था और वो अपने पोएम्स में या फिर वर्ड्स में फ्रीडम और डेमोक्रेसी को हाईलाइट करता था। गाइस, उसके बाद वो पोएट भी स्पीच देते हैं एंड उनकी स्पीच का कोई भी वर्ड किसी के समझ नहीं आ रहा था एंड जितने भी लोग वहां पर बैठे हुए थे वो सारे लोग उन पोएट की स्पीच सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। और आप लोगों को पता है कि वो जो पोएट थे वो ऑडियंस का रिएक्शन देखकर खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे और अतरंगी से बिहेव करने लगे थे। लोग वहां पर ये सोच रहे थे कि एक इंग्लिश पोएट आखिर तमिल इंडस्ट्री में आकर और तमिल लोगों को क्या समझाना चाह रहा था। और जो हमारे ऑथर हैं वो ये जानना चाहते थे कि आखिर वो इंसान यहाँ आया क्या है, उसका पर्पस क्या है। ये बात ऑथर को अभी तो पता नहीं चली थी, बट इस मिस्ट्री को कभी न कभी तो सॉल्व होना ही था। उसके बाद ऑथर बताते हैं कि जो पोएम राइटिंग होता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्क रहता है और इसको करना आसान नहीं होता। इसको वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस हो। ऑथर बताते हैं कि एक स्टोरी राइटिंग का कंपटीशन जैसा ऑर्गेनाइज कराया गया था। इसे ऑर्गेनाइज कराया था ब्रिटिश पीरियोडिकल ने जिसका नाम था द एनकाउंटर। और इस कंपटीशन के बारे में ऑथर को एक द हिंदू न्यूज़पेपर से पता चलता है। ये न्यूज़पेपर आज भी चलता है और आज भी काफी फेमस है। कंपटीशन की तैयारी करते हैं लोग इससे। अब ऑथर ने सोचा कि मैं भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं, अपनी स्टोरी भेजूं। इससे पहले द एनकाउंटर मैगजीन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लूं। तो वो एक ब्रिटिश लाइब्रेरी जाते हैं और वहां से द एनकाउंटर की 5-6 मैगजीन उठाते हैं और जब उन मैगजीन पर राइटर का नाम देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये वही राइटर थे जो कुछ टाइम पहले स्टूडियो में आए थे और जिनके बारे में उन्होंने बहुत सारी गलत कल्पनाएं की थी, जिनकी स्पीच को सुनकर कोई समझ नहीं पाया था, जिनका नाम था स्टीफन स्प्लेंडर। ये जानते ही ऑथर फटाफट से अपनी स्टोरी को एनवेलप में डालते हैं और पोस्ट कर देते हैं। जहां भी पोस्ट करना होगा भाई कंपटीशन के लिए, वहां पोस्ट कर देते हैं।
ऑथर दूसरा इंसिडेंट्स बताते हैं। वो बताते हैं कि जब उन्होंने जिमनी स्टूडियो की जो जॉब थी वो छोड़ दी थी, तब उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। तो जब भी कोई अच्छी चीज़ या फिर जो ऑथर को पसंद होती थी वो डिस्काउंट में आती थी तो वो उसे खरीद लिया करते थे। ऐसे ही एक दिन उन्हें फुटपाथ पर बहुत ही लो प्राइस एडिशन दिख रहा होता है एक मैगजीन का। ऑथर उसको 50 पैसे में खरीद लेते हैं एंड उस टाइम के हिसाब से 50 पैसे काफ़ी बड़ा अमाउंट रहा था। उस मैगजीन या बुक का टाइटल होता है द गॉड डेड फेल। उसमें 6 अलग अलग राइटर ने या फिर कह सकते हैं ऑथर ने अपनी जर्नी के बारे में बताया था, उनकी जर्नी कैसी रही थी। उस बुक में कम्युनिज्म के बारे में बताया गया है कि ऑथर्स की लाइफ में कम्युनिज्म का क्या रोल रहा था। उस टाइम में लोग कम्युनिज्म को गॉड की तरह मानते थे और उन लोगों को बाद में पता चला कि ये बहुत ही खराब चीज है एंड उनके साथ स्कैम हो रहा है। और गाइस, जब ऑथर उन सब राइटर्स के नेम पढ़ते हैं तो काफी चौंक जाते हैं, क्योंकि उन सब राइटर में से एक नाम था स्टीफन स्प्लेंडर का। अब ऑथर को समझ आ जाता है कि जब वो जिमनी स्टूडियो में थे तो उनके बॉस ने उस ऑथर का या फिर उस पोएट का इतने अच्छे तरीके से वेलकम क्यों किया था। स्टीफन स्प्लेंडर की पोएम्स एंड जो भी था वो कम्युनिज्म के खिलाफ था, इसीलिए उनके बॉस बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे उनके, वरना उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन सी स्टोरी एंड कौन सी पोयम। इसीलिए उन्होंने स्टीफन को इनवाइट किया था। और आप शुरू से जानते हैं कि जो स्टूडियो के बॉस थे वो कम्युनिज्म के खिलाफ थे शुरू से, इसीलिए वो स्टीफन के सपोर्ट में आ गए थे। एंड इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। आई होप आपकी समझ आया होगा। काफी डिफरेंट कैरेक्टर रहे और काफी डिफरेंट स्टोरी रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर की समरी के साथ। थैंक यू सो मच।